हैं वापस जो मतदान हो रहा है देश भर में 14 राज्यों में और 91 सीटों पर। दिल्ली के मुझे लगता है कि हमको अब सिलसिलेवार से दिल्ली की एक सीट की चर्चा करनी चाहिए, हमको नोएडा की चर्चा करनी चाहिए, हमको उन तमाम संवाददाताओं के पास चलना चाहिए जो इन जगहों पर खड़े हुए हैं, ताकि एक ग्राउंड स्थिति का आकलन लगाया जा सके, क्योंकि ये सीटें हमारे दर्शकों के लिहाज से, बाकी चीजों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नई दिल्ली सीट की। नई दिल्ली में ग्राफिक्स को कहूंगा कि नई दिल्ली सीट्स के क्या ग्राफिक्स हैं इस वक्त दिखाए जाएं। नई दिल्ली सीट के में ही राहुल गांधी जो है वो पोलिंग करके आए हैं। ये दिल्ली की 7 सीटों को देख रहे हैं शीतल, दिल्ली की 7 सीटें हैं। एक एक करके नई दिल्ली सीट पर आते हैं। अजय माकन, मीनाक्षी लेखी और आशीष खेतान, यहाँ पर मुकाबला है इन तीनों लोगों का। पहले हम नई दिल्ली की बात करते हैं, उसके बाद 7 सीटों की बात करेंगे। चांदनी चौक आपने देखा, उसके बाद हम बाकी और सीटों की बात करेंगे। पहले नई दिल्ली की बात करते हैं। नई दिल्ली, अनुज गुप्ता जी, नई दिल्ली क्या कहता है आपके हिसाब से, किस तरह की फाइट है नई दिल्ली के अंदर? देखिए, नई दिल्ली की सीट ऐसी जो पिछले 7 चुनाव में 5 बार बीजेपी जीती, लेकिन पिछले दोनों बार से अजय माकन अच्छे बहुमत से यहां से जीत रहे हैं और उन्होंने खुद होकर के कांग्रेस की प्राइमरी जिस सीट पर कराई जाए इसके लिए जोर डाला और वहां से निर्वाचित होकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से होकर के आए हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी लोग ये मानते हैं कि यदि कांग्रेस इस दिल्ली प्रदेश में कोई सीट पहले स्थान पर जीत रही होगी तो नई दिल्ली की सीट होगी। यदि भाजपा यहां उनको टक्कर दे पाती है तो वही बड़ी बात होगी। रासबिहारी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, दिल्ली की जो बाकी 6 सीटें हैं, नई दिल्ली थोड़ा उससे अलग है। चलो एक मीनाक्षी लेके, आपकी दोस्त मीनाक्षी लेके कुछ बोल रही, रासबिहारी पहले वो सुनते हैं। आज देश की जरूरत है और अगर देश में स्थिर सरकार नहीं होगी तो जाहिर सी बात है देश में ताकत नहीं बची है, चाहे सुरक्षा के मुद्दे हो चाहे आर्थिक विकास के, उस धक्के को लेने की। अपनी सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानती है? चैलेंज कौन है इस बार? मेरे लिए चुनौती नहीं है, लेकिन मैं जरूर चुनौती हूँ सिटिंग एमपी के लिए। मीनाक्षी कॉन्फिडेंस दिखा। ऐसा है, 1989 से भाजपा 5 बार इस सीट को जीत चुकी है। राजेश खन्ना से एक बार जो है वो राजेश खन्ना जीते थे और अजय माकन यहाँ से 2 बार केवल जीते हैं, पिछला चुनाव और ये चुनाव और इसके पहले का चुनाव। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये इस 1989 से जब से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ है तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है और अब तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस बार भी चाहे जो कांग्रेस के विरुद्ध एक वातावरण है, आम आदमी पार्टी को लेके जो निराशा है, उनका अगर लाभ किसी को मिलेगा तो ठोस जनाधार के कारण और मोदी के प्रभाव को मिला के वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ, एक चीज और कह देता हूँ। नई दिल्ली की सीट पूरे देश का केंद्र है, केंद्र सरकार का दफ्तर यहाँ पर है, प्रधानमंत्री खुद, राष्ट्रपति खुद यहाँ रहते हैं और 1952-57 में सुजीता कृपलानी, 1961 में बलराज मधोक, फिर 71 में केसी पंत और 77 और 80 में खुद अटल बिहारी वाजपेयी और 89 और 91 में लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुआ तो राजेश खन्ना यहाँ से चुनाव जीत करके गए। खन्ना भी यहाँ से सांसद रहे हैं, ये बात हमें याद रखनी है। 92 से 96। नई दिल्ली सीट के बारे में एक बात और कही जाती है कि नई दिल्ली सीट जो है एक इंडिकेशन है कि केंद्र में कौन सरकार में आने वाला है या केंद्र में जो सरकार बनने वाली है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो ये भी, अगर बीजेपी की सरकार आने जा रही है, अगर नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है तो निश्चित रूप से नई दिल्ली सीट बीजेपी को जीतना चाहिए और कांग्रेस के विरोध में लहर चल रही है तो उनके मंत्री या जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हारना चाहिए। तो अगर ये स्थिति ऐसी होने जा रही है तो उससे, उस लिहाज से अगर आप देखें तो मीनाक्षी लेखी का अभी जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो बताता है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। अगर वो ओढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं था तो ओढ़ा हुआ नहीं था, बहुत अच्छा शब्द है। नई दिल्ली सीट में एक फर्क यह है कि नई दिल्ली, चूंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे थी और अब बदले हालात में अजय माकन, चूंकि अजय माकन कैंडिडेट और बहुत लोगों से मिलना जुलना उनका रहा है और छात्र नेता भी रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी बाकी 6 सीटों पे तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीधी टक्कर में है। जैसे चांदनी चौक में है, चांदनी चौक में कपिल सिब्बल है, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वहां पर टक्कर हर्षवर्धन और आशुतोष के बीच है। लेकिन नई दिल्ली में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और वहां पर मीनाक्षी लेखी, ठीक है मीनाक्षी लेखी है, बहुत अच्छी नेता है, बहुत अच्छी वक्ता है,
लेकिन वहां पर पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। जो जितना कॉन्फिडेंस, जितना आत्मविश्वास मीनाक्षी लेखी जो दिखा रही हैं, वो जो मोदी के नाम पर जो वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, वहां पर जो लोग जो हैं, क्योंकि सीट जो बदली है, क्योंकि जैसे जैसे अभी अनुज जो पुरानी सीट बता रहे थे, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ, जब परिसीमन हुआ है नई दिल्ली सीट, पहले नई दिल्ली सीट में 4 या 5 विधानसभा होती थी, अब 10 विधानसभा है। क्योंकि करोल बाग और नई दिल्ली 2 सीट मिला के 1 सीट नई दिल्ली बनी है। तो करोल बाग में भी पहले जो है, अगर देखेंगे तो जो करोल बाग का इलाका, जो संसदीय क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस का बहुत असर रहा है। मीरा कुमार वहां से 2 बार MP रही हैं, बाद में बीजेपी वहां से लगातार जीती है। लेकिन पिछली बार अगर पिछली बार के हम विधानसभा चुनाव से देखेंगे, लेकिन थोड़ा इसका अंतर ये पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, आशीष खेतान जो लाए, एक तो नए कैंडिडेट थे, कहते हैं कि पत्रकार रहे, पत्रकारिता में लोग उनको बहुत ज्यादा नहीं जानते रहे, तो सीधा टक्कर। क्योंकि जैसे अभी आपने अजय माकन को सुना होगा, कह रहे कि मोदी लहर कहीं नहीं चल रही है, लेकिन दिल्ली में और खासतौर पर अगर नई दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मोदी लहर वहां पर बहुत पूरा असर डाल रही है। यही आत्मविश्वास मीनाक्षी लेखी वो दिखा रही है। कैंडिडेट के हिसाब से अगर चुनाव होता तो अजय माकन ने दिल्ली में बहुत काम किया है, उसका संपर्क है, लेकिन इस समय ये कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे भी अगर अजय माकन को देखें, चूंकि जो विधानसभा चुनाव हुआ था और ये कहा जा रहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ अजय माकन ने काम किया। हाँ, वो तो ठीक है। और जो शीला दीक्षित के जो खास लोग थे, जैसे रमाकांत गोस्वामी थे, रमाकांत गोस्वामी की सीट भी इसी नई दिल्ली सीट में आती है। गोस्वामी के खिलाफ भी कहा जाता है कि अजय माकन के लोगों ने काम किया था। और कुछ और सीटों पे कहा जाता है कि जो अजय माकन के पसंद के लोग नहीं काम, मतलब उनके लोगों ने उनके खिलाफ काम किया था। तो ये माना जा रहा है कि इस बार चूंकि शीला दीक्षित सीन में नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित के जो बाकी लोग थे, जो समर्थक थे, वो पूरी तरह से सीन में है। और ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की जो टीम थी शीला दीक्षित की, वो अजय माकन के साथ पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो इसका नुकसान भी अजय माकन को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हैं, राकेश और आशीष सिन्हा। दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन अगली सीट पर चलते हैं शीतल, और अगली सीट है चांदनी चौक। बिल्कुल, अगली सीट है दिल्ली की चांदनी चौक, और यहाँ काफी दिलचस्प मुकाबला है। आशुतोष आम आदमी पार्टी से हम काफी दिनों से उन्हें देख रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं वो कपिल सिब्बल पर। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेस से कपिल सिब्बल है, हर्षवर्धन बीजेपी से हैं, हैवी वेट कैंडिडेट बीजेपी के। चांदनी चौक में ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। आपको अवधेश जी क्या लगता है, यहाँ पर कपिल सिब्बल पुराने खिलाड़ी हैं वहाँ के? नहीं, लेकिन चांदनी चौक कांग्रेस का जो है स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो मेरे पास अभी दिखाई दे रही है, विजय गौल 98 और 99 में जीते थे, उसके पहले 1991 में ताराचंद खंडेलवाल जीते थे। लेकिन ये लगातार जो है कांग्रेस के पास ही रहा है। और पिछली बार जो जीत का मार्जिन था कपिल सिब्बल का, वो 2,60,710 वोट था। तो ये बात ठीक है कि इस समय वहां कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण है, लेकिन वो मार्जिन बहुत बड़ा है, कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। अब उसमें हर्षवर्धन कितना पैठ लगाते हैं देखना होगा। लेकिन जैसा रास बिहारी कह रहे हैं कि आशुतोष के खड़ा होने से वहां जो है फाइट, मैं दोहरा तो नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि कपिल सिब्बल फाइट में वहां है, लेकिन ये दोनों के फाइट से, चूंकि आम आदमी पार्टी ज्यादातर वोट जो काटने वाली है वो कांग्रेस का काटने वाली है, जिसका लाभ यहाँ हर्षवर्धन को मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी केवल वोट काट भर कर रह जाएगी, कोई चांसेस वहां हम आशुतोष के नहीं देखते? नहीं, ये कह नहीं सकते। देखिए, आप असेंबली इलेक्शन के अगर पोलिंग जो मत मिले हैं तीनों पार्टियों को, उसको देखें तो कांग्रेस का वोट आधा हो गया है। तो अवधेश जी कह रहे हैं कि मार्जिन बड़ा था, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस का वोट कितनी तेजी से और कितना नीचे आया है। तो उसको उससे रिकवर करना कपिल सिब्बल के लिए बहुत कठिन है। इस वजह से कपिल सिब्बल को तीसरे स्थान पर माना जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए 7 सीटें जो दिल्ली में, उसको उससे रिकवर करना कपिल सिब्बल के लिए बहुत कठिन है। इस वजह से कपिल सिब्बल को तीसरे स्थान पर माना जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए 7 सीटें जो दिल्ली में हैं, उनमें एक ही अजय माकन की सीट है जहां कहा जा रहा है कि सीधे बीजेपी से लड़ाई में है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी का वहां सबसे कमजोर कैंडिडेट है 7 सीटों में। तो इसलिए कपिल सिब्बल की स्थिति, और जो देश में माहौल बना है, जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, लहर चल रही है, और कांग्रेस के विरोध में ऐसा माहौल बना हुआ है, तो कपिल सिब्बल का लड़ाई में होना वो तर्कसंगत नहीं लगता।
तर्कसंगत नहीं लगता। राजबेरी, आपको क्या लगता है किसकी फाइट है वहां पर? जब 2004 में चुनाव हुआ था, थोड़ा सा मैं पुराने था, जब 2004 में चुनाव संक्षेप हुआ था, में, हाँ संक्षेप में, तब उस समय जो शोएब इकबाल थे, वो पता नहीं उस वक्त किस पार्टी में थे, जनता दल में थे, तो उनसे समझौता हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने समझौते के तहत उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया बाद में। अब चूंकि स्थिति बदल चुकी है, चांदनी चौक में क्योंकि कपिल सिब्बल जो अन्ना का आंदोलन था, तो कपिल सिब्बल एक खलनायक के तौर पर लोगों के सामने उभर के आए थे, जिस तरह की उनके बयानबाजी थी। तो ये बयानबाजी को देखकर जनता में उनके खिलाफ आज भी बहुत जबरदस्त गुस्सा है। दूसरा, उन्होंने जनता से, मंत्री रहे, बड़े पावरफुल मंत्री रहे, लेकिन ना तो चांदनी चौक इलाका कहते हैं, ना तो उसके लिए कुछ किया, और खासतौर पर जो मुस्लिम इलाके ना वहां कुछ किया, और बाकी जो अपना उनका पूरा संसदीय क्षेत्र है वहां भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों से उनका बहुत मिलना जुलना भी बहुत कम रहा। तो इसका खामियाजा उनको इस बार उठाना पड़ सकता है इसमें। दूसरा सवाल यह है कि जो वहां का मुस्लिम मतदाता और जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो छोटे मोटे काम करके अपना रोजगार चलाते हैं, और जो झुग्गी झोंपड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, उनका आज भी आम आदमी पार्टी के प्रति बहुत समर्थक लोग, वो आम पार्टी के बहुत समर्थक हैं। तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। दूसरा, जो मुस्लिम मतदाता है, जैसे कि प्रदीप जी ने शुरू में जो कहा था कि अगर मुस्लिम मतदाताओं को ये पता होता कि आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा प्रदर्शन होगा तो हम उसको वोट देंगे, तो इस बार मुस्लिम मतदाताओं में आम आदमी पार्टी का एक अच्छा सा खासा प्रभाव है, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। यानी वो जो है, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, और बीजेपी जो है वो हर्षवर्धन वहां से चुनाव जीत सकती है। अनुज जी, आपका क्या कहना है? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा सीट जो नई वाली है, परिसीमन के बाद जो बनी है, वो चांदनी चौक से लेके त्रिनगर तक ये पूरा इलाका जो है व्यापारियों का इलाका है। वैश्य समुदाय यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, और रिटेल एफडीआई का सबसे बड़ा असर इसी क्षेत्र के लोगों पे पड़ने वाला है। यदि हम दिल्ली के अंदर की बात करें तो, और पूरे देश में भी बात करें तो शायद सबसे बड़ा इलाका होगा जो व्यापारियों का है ये। और चूंकि 2 वैश्य समुदाय के प्रत्याशी यहाँ उम्मीदवार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा आशुतोष गुप्ता भी, मगर ये व्यापारियों का वोट जो है वो इस बार भाजपा की ओर पूरी तरह से जाने की संभावना है। बाकी वोट कैसे बढ़ता है उस पर निर्भर करेगा कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन होगा। बिल्कुल, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन होगा। अगली सीट की तरफ अब चलते हैं, और ये है साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली का क्या हाल है, साउथ दिल्ली के ग्राफिक्स दिखाए जाए, हम देखते हैं साउथ दिल्ली में किन किन रमेश कुमार के बीच फाइट है। रमेश कुमार विधुड़ी, वहीं सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार जो कि सिटिंग एमपी हैं, और कर्नल देवेंद्र सहरावत जो कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अनुज जी, यहाँ का अंकगणित क्या कहता है? बहुत कठिन है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि रमेश विधुड़ी और देवेंद्र सहरावत, इनके बीच में अंतिम टक्कर होनी चाहिए। इनके बीच में अंतिम टक्कर होनी चाहिए। राजबिहारी, देवेंद्र सहरावत जो है पिछला विधानसभा चुनाव इसी लोकसभा के बिजवासन से हारे हैं, और काफी अच्छे वोट से हारे थे। मेरे ख्याल से 10-12 हजार वोट से ज्यादा से हारे थे। इस बार यहाँ पर रमेश विधुड़ी बहुत आगे हैं, रमेश कुमार से भी आगे हैं, देवेंद्र सहरावत से भी आगे हैं। ये अलग बात है कि रमेश विधुड़ी ने जो चुनाव प्रचार किया है, मेरा मानना है कि दिल्ली में इससे बढ़िया चुनाव प्रचार किसी ने नहीं किया। पूरा एकदम बहुत अच्छे ढंग से प्रबंधन करके चुनाव किया है। और दूसरा कोई चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के देवेंद्र सहरावत ने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रचार किया है। रमेश कुमार, चूंकि कांग्रेस की हालत खराब है, अगर सज्जन कुमार अगर होते रमेश कुमार की जगह, तो यहाँ पर बीजेपी, जैसे हम नई दिल्ली क्षेत्र में बात कर रहे हैं, अजय माकन बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, इसी तरह से सज्जन कुमार अगर खुद लड़ते तो ज्यादा मजबूत कैंडिडेट होते, क्योंकि रमेश कुमार की कमजोर हालत ने बीजेपी को बहुत आगे इसमें दे दिया है। क्योंकि अगर कोई अगर हम 7 सीट में कोई बात करें कि बीजेपी की सीट कहां पक्की मानी जा रही है, तो साउथ दिल्ली एक पक्की सीट मानते हैं हम इसको। साउथ दिल्ली को आप पक्की सीट मान रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिन्हा के पास। आशीष कुमार सिन्हा, आप साउथ दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं। साउथ दिल्ली सीट, खासकर दिल्ली के मिजाज को देखकर आपको क्या लगता है? क्या साउथ दिल्ली जहां पर आप इस वक्त घूम रहे हैं, उस साउथ दिल्ली के अंदर क्या मिजाज दिखाई दे रहा है लोगों में? देखिए दीपक जी, अगर 2009 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है साउथ दिल्ली। लगातार बीजेपी की जीत होती रही है अगर 2009 के चुनाव को छोड़ दें। आज भी मैं साउथ दिल्ली के हर एक लगभग पोलिंग बूथ पे घूम चुका हूं। लोगों में बदलाव की बात कह रहे हैं, लोग चाहते हैं बदलाव की बात, जिसका मतलब सीधा है कि रमेश विधुड़ी को जीतने की संभावना यहां पे प्रबल है। अगर हम लास्ट 2009 की बात करें तो रमेश विधुड़ी, रमेश कुमार जो
सज्जन कुमार के भाई हैं, उनसे हारे थे। लेकिन यहाँ पे मुकाबला सहरावत और रमेश भदौड़ी के बीच में है। देवेंद्र सहरावत वही शख्स हैं जो बृजवासन से इसी दिल्ली असेंबली का इलेक्शन हार गए थे, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी की लहर थी। लेकिन अब वो लहर धीमी हो चुकी है। तमाम लोग भी कहते हैं, लोग भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी खोई है, जिसका सीधा फायदा साउथ दिल्ली में बीजेपी को मिलेगा। ठीक है आशीष, हम चलते हैं पूर्वी दिल्ली की तरफ। पूर्वी दिल्ली के ग्राफिक्स दिखाए जाएं। पूर्वी दिल्ली की भी फाइट बेहद दिलचस्प है। संदीप दीक्षित हैं यहाँ पर, राजमोहन गांधी हैं और उनके सामने खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से माफ कीजिएगा महेश गिरी हैं, राजमोहन गांधी हैं आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से महेश गिरी। महेश गिरी एक नया चेहरा नहीं है प्रदीप सिंह जी पूर्वी दिल्ली के लिए? निश्चित रूप से देखिए, ये जो बीजेपी में एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर, ये उन लोगों की देन है। कुछ ऐसे 5-7 कैंडिडेट आए हैं जिनका बीजेपी से कोई लेना देना पहले नहीं रहा है, आगे रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये बीजेपी के बाहर के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी शायद कम लोगों को पता होगा कि ये कौन है, क्या है। तो महेश गिरी श्री श्री रविशंकर के शिष्य हैं, इस नाते बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। श्री श्री रविशंकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि चुनाव में जो स्थिति बन रही है उनकी स्थिति कमजोर नहीं है, वो चुनाव अच्छा लड़ रहे, जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। रासबिहारी, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि स्वामी रामदेव यूपी में 5 सीट मांग रहे थे, उनको 1 सीट नहीं मिली। हरियाणा मांग रहे थे, हरियाणा में भी 2 मिल गई, हरियाणा में भी नहीं मिली सीट उनको, और बिजनौर मिली, एक दो झारखंड मांग रहे थे, वहां भी नहीं मिली। लेकिन ये महेश गिरी को श्री श्री रविशंकर की वजह से सीट मिली। और रविशंकर जो है, ये जो महेश गिरी जो है, ये अलग ढंग से इनका एक अलग करने से एक कारपोरेट की तरह उनका चुनाव प्रबंधन रहा है शुरू से ही। और अभी तक आज मतदान हो रहा है, तो अभी तक इनको जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो समर्थन मिलना चाहिए था पूरी तरह से वो नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इनकी बात। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी, ये अलग बात है कि वो लोग काम कर रहे हैं। उसने गली गली में योग की कक्षा लगाए हैं। देखो ऐसा है कि रविशंकर का वो जो क्या है लाइफ आर्ट ऑफ लाइफ से आर्ट ऑफ लिविंग, मैं देखा हूँ उसके साथ कार्यकर्ता बहुत लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। ये कहना गलत है कि वो कार्यकर्ता वो राजनीति में नया नाम है। महेश गिरी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी आर्ट ऑफ लाइफ के ही नहीं भाजपा के कार्यकर्ता। सुनिए, मैं अंदरूनी बात बताता हूँ भाजपा की। आप अपना पक्ष अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम एक ब्रेक लेंगे। जैसे मनोज तिवारी है ना, उसी तरह से महेश गिरी को मनोज तिवारी से थोड़ा सा ज्यादा फायदा है कि कुछ लोग जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो अपना कैडर है वो कहता है कि हम जब भी यहाँ चुनाव लड़ते हैं पता नहीं चलता कौन चुनाव। पिछली बार चौहान चुनाव लड़े, उसके बाद महेश गिरी चुनाव लड़े, तो वो चाह रहे थे उनके बीच का कोई कार्यकर्ता। क्योंकि पूर्वी दिल्ली में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर दिल्ली पर बात करेंगे। राकेश के पास चलेंगे, दिल्ली की कई सारी रंगीन तस्वीरें हमारे पास हैं, वो दिखाएंगे।